एवरीवन, आज हम आपका एक टॉपिक कर रहे हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। ये टॉपिक आपके लिए कोई मतलब ये एंट्रोपी टर्म जो है आपके लिए कोई नई टर्म नहीं है। लास्ट 2 लेक्चर से आप इसके बारे में ही पढ़ते आ रहे हो। एंट्रोपी के आपको हमने लास्ट लेक्चर में जनरेट किया था, मतलब मैंने आपको बताया था कि हम एक नई टर्म पढ़ रहे हैं विच इज एंट्रोपी, और वहां पर हमने एंट्रोपी को जनरेट किया था और एंट्रोपी को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या किया था, एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, आपने दोनों प्रोसेसेस के लिए एंट्रोपी चेंज के बारे में बात की थी कि एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे होता है या इरिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे होगा। आप चेंज की बात ही क्यों करते हो वहां पर, क्योंकि आपकी एंट्रोपी का सिर्फ चेंज कैलकुलेट किया जा सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना एंट्रोपी की पॉसिबल नहीं है। तो अगर पॉसिबल नहीं है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब हम उसका चेंज कैलकुलेट करते हैं। दैट मींस हम उसकी डेल्टा एस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और जो आपका इक्वल आया था किसके, क्यू रिवर्सिबल बाय टी के। तो हमने ये चेंज कैलकुलेट कर लिया था रिवर्सिबल के केस में भी और इरिवर्सिबल के केस में भी, सिस्टम और सराउंडिंग की कंबाइन करके। तो वो पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप लास्ट लेक्चर में देखो कैसे चेंज कैलकुलेट किया। तो अब उसके बाद आपको क्या करना है कि जो हमने एंट्रोपी के बारे में अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो उसके लिए जो भी हमने इंफॉर्मेशन मतलब कलेक्ट की, उसका सिग्निफिकेंस क्या है फिजिकली, अगर उसको हम अप्लाई करें कहीं पर तो हमें उससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। जैसे आप अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की बात करते हो, आपके माइंड में इनका नाम लेते ही आ जाते हैं ना कि प्रेशर का मीनिंग क्या है, वॉल्यूम का मीनिंग क्या है या टेम्परेचर का मीनिंग क्या है। तो ये हमें कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो चीज हमें पता होती है। तो इसी तरह से हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस चेक करना है एंट्रोपी का, कि एंट्रोपी अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो एंट्रोपी टर्म अगर आपने कैलकुलेट कर ली तो हमें उससे कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो चीज आपको यहाँ पर स्टडी करनी है। तो उसके लिए देखिए, एंट्रोपी जो है डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी है। ये तो एक मैथमेटिकल टर्म हो गया, मतलब मैथमेटिकल वे में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तो हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी कि मैथमेटिकल टर्म्स में कि एंट्रोपी चेंज कितना आने वाला है, वो चीज तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। बट फिजिकली अगर हम बात करें तो वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है। जैसे आपका अगर प्रेशर किसी भी इसमें क्या नाम है सिस्टम में, अगर कोई भी आपके 2 सिस्टम्स हैं, एक में प्रेशर ज्यादा है एक में प्रेशर कम है, तो आपके माइंड में वो इमेज बन रही है कि ज्यादा प्रेशर का मीनिंग क्या है और कम प्रेशर का मीनिंग क्या है। अब अगर हम एंट्रोपी की बात करें कि अगर हम कहें कि किसी एक सिस्टम में एंट्रोपी ज्यादा है, किसी दूसरे सिस्टम में एंट्रोपी कम है, तो ज्यादा एंट्रोपी का या कम एंट्रोपी का क्या मीनिंग होगा, तो वो चीज अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो उसके लिए देखिए, एंट्रोपी कहीं पर भी अगर आपने कैलकुलेट कर ली है तो एंट्रोपी में एबिलिटी होती है, एंट्रोपी में, एक सेकेंड, एंट्रोपी में एबिलिटी होगी टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ रेंडमनेस। डिग्री ऑफ रेंडमनेस को ऑब्जर्व करने की प्रॉपर्टी होती है इसके पास। जैसे आपका वॉल्यूम, किसी भी अगर हम सिस्टम के वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो उसके अमाउंट को डिफाइन करता है। तो इसी तरह से एंट्रोपी की अगर आप बात करोगे तो एंट्रोपी में एबिलिटी है डिग्री ऑफ रेंडमनेस बताने की, और डिग्री ऑफ रेंडमनेस किसकी, पार्टिकल्स की। जिस भी सिस्टम की आप बात करते हो, सिस्टम के पार्टिकल्स की डिग्री ऑफ रेंडमनेस के बारे में बताएगा। अब डिग्री ऑफ रेंडमनेस का मीनिंग क्या है कि कोई भी पार्टिकल, अब आपके सामने कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं, जिगजैग मोशन में मूव कर रहे होते हैं गैसेस पार्टिकल की। तो अगर आप बात करो तो यहाँ पर डिग्री ऑफ रेंडमनेस मतलब डिग्री ऑफ मूवमेंट, या वो किस स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं या वेलोसिटी कैरी करके जो भी है वो मूव कर रहे हैं, तो वो चीज आपकी कहाँ से पता चलती है कि अब इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई है या डिक्रीज हो गई है, वो चीज आपकी एंट्रोपी से पता चलती है। तो दैट मींस एंट्रोपी वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट की, जो कि आप कह रहे थे कि आप एग्जैक्ट एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हमने जो चेंज वैल्यू कैलकुलेट की, चेंज का मीनिंग क्या होता है, किसी भी अगर हम किसी भी टर्म का चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट मींस वैल्यू इन मतलब एस इन फाइनल स्टेट, एस इन मतलब
एंट्रोपी, एंट्रोपी इन फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी इन इनिशियल स्टेट, वो दोनों का सब्ट्रैक्शन हमारा क्या कैलकुलेट करके देता है, हमें चेंज वैल्यू देता है। तो चेंज वैल्यू से हमें पता चलता है कि या तो हमारा डेल्टा एस मतलब जो चेंज इन एंट्रोपी है या तो वो पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है या वो वैल्यू हमारी नेगेटिव हो सकती है। तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू है तो मेरा एंट्रोपी चेंज जो है वो इंक्रीज कर गया है। क्या कहा कि एंट्रोपी चेंज अगर मेरा पॉजिटिव आ जाता है तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए एंट्रोपी चेंज अगर मेरी पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब डेल्टा एस या एंट्रोपी चेंज मेरी इंक्रीज कर रही है, एंट्रोपी मेरी बढ़ रही है सिस्टम की। और एंट्रोपी के बढ़ने का मीनिंग क्या होगा, क्योंकि एंट्रोपी के बढ़ने का मीनिंग है वहां पर फाइनल स्टेट में हमारे सिस्टम के पास एंट्रोपी ज्यादा होगी। एक बार इसको थोड़ा बेसिक से वे में समझते हैं। देखिए जैसे हमारे पास सिस्टम था स्टेट वन में था, इसको हमने चेंज किया स्टेट टू में। सपोज यहां पर मेरी एंट्रोपी S1 थी और इस टाइम पे सिस्टम की एंट्रोपी S2 थी, और S1 और S2 जो भी मैं एंट्रोपी वर्ड बोल रही हूं इसका मीनिंग ये उसकी डिग्री ऑफ रेंडमनेस को बता रहा है, डिग्री ऑफ रेंडमनेस को बता रहा है। अगर आपका सिस्टम स्टेट वन में था, उसके पास कुछ अपनी कंडीशंस थी, उसका अपना प्रेशर था, उसका अपना वॉल्यूम था, उसका अपना टेम्परेचर था, उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी थी, जो भी आपने टर्म्स अभी तक पढ़ी वो सभी वैल्यूज को कैरी कर रहा है ये सिस्टम। उस टाइम पे स्टेट वन पे ये सिस्टम सभी वैल्यूज को कैरी करके चल रहा है। उसके पास एक प्रेशर वैल्यू भी है, एक वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर भी है सिस्टम का अपना खुद का, इंटरनल एनर्जी भी है। तो यहाँ पर एंट्रोपी भी रखता है, वो अपनी खुद की एंट्रोपी रखता है। तो इसका मतलब उसके पार्टिकल्स में मूवमेंट होगी। अगर उसके पार्टिकल्स में अगर मूवमेंट है तो मूवमेंट का मीनिंग ही क्या है, डिग्री ऑफ रेंडमनेस। अगर मूवमेंट ज्यादा हो रही है तो डिग्री ऑफ रेंडमनेस ज्यादा है, और अगर मूवमेंट पार्टिकल्स में कम हो रही है दैट मींस डिग्री ऑफ रेंडमनेस यहाँ पर कम है। तो उसके बाद हमने कुछ चेंज किया सिस्टम के अंदर, हमने कुछ चेंज किया। चेंज करने के बाद सिस्टम स्टेट टू पर चला गया। सिस्टम स्टेट टू पर जाने के बाद वो अपनी अलग प्रेशर मतलब वैल्यू रख रहा होगा, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी या उसकी जो भी टर्म्स है, और साथ के साथ उसकी एंट्रोपी भी चेंज होगी। और अगर एंट्रोपी भी चेंज होगी तो अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ अलग होगा, और सॉरी डिग्री ऑफ रेंडमनेस की वैल्यू अब चेंज हो चुकी होगी। अब उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट कंडीशन को चेंज करने के बाद या तो पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ गई होगी या हमारी पार्टिकल्स की मूवमेंट कम हो गई होगी। और अगर मूवमेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुई है तो दैट मींस डिग्री ऑफ रेंडमनेस भी चेंज हुआ है, और अगर डिग्री ऑफ रेंडमनेस चेंज हुआ है तो हमारी एंट्रोपी वैल्यू भी चेंज हुई है। तो अभी के लिए मैं आपको सपोज करके चल रही हूं कि एंट्रोपी वैल्यू मान लो बढ़ गई, कि यहां से स्टेट वन से सिस्टम जब स्टेट टू पर जाता है तो स्टेट टू पर जाने के बाद स्टेट वन से स्टेट टू पर जब जा रहा है तो सपोज करो कि एंट्रोपी वैल्यू बढ़ गई, उसके पार्टिकल्स की जो रेंडमनेस थी वो इंक्रीज हो गई। वो कैसे हो सकती है, मान लो मैंने टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया हो कि सिस्टम मेरा स्टेट वन में था और वहां पर मैंने इसको और ज्यादा टेम्परेचर दे दिया। टेम्परेचर देने के बाद आपने देखा है सभी मतलब लिक्विड और गैसेस पार्टिकल्स में क्या होता है, मतलब सब्सटेंस में क्या होगा, उनकी मोशन और ज्यादा फास्ट होने लग जाती है। और अगर फास्ट होने लग गई है दैट मींस वहां पर मोशन बढ़ा है पार्टिकल्स का, और पार्टिकल्स का मोशन बढ़ा है तो इसका मतलब डिग्री ऑफ रेंडमनेस इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ जैसे ही मैंने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, कोई टी टेम्परेचर प्रोवाइड किया स्टेट वन को, प्रोवाइड करने के बाद ही एंट्रोपी वैल्यू को चेंज करेगा और S2 एंट्रोपी पर इन केस आ गया है। तो यहाँ आने के बाद मैं फिर क्या करूंगी, कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो एंट्रोपी चेंज अभी मैंने आपको बताया था फाइनल स्टेट मेरी कौन सी है, जहां सिस्टम अब पहुंच चुका है, कहां पहुंच गया है S2 पर, और माइनस इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट कौन सी थी, जहां से सिस्टम ने स्टार्ट किया था चेंज होना, तो S2 माइनस S1। और इन केस ये वैल्यू मेरी ज्यादा है, मैंने अभी कहा कि एंट्रोपी की वैल्यू हम ज्यादा मान के चल रहे हैं मतलब सेकंड स्टेट में एज कंपेयर टू S1। और अगर हमारी एंट्रोपी वैल्यू ज्यादा है इस केस में, तो एंट्रोपी वैल्यू ज्यादा होगी तो ये वैल्यू मेरी ओवरऑल सॉल्व होकर कैसी आएगी, कोई पॉजिटिव रिजल्ट
आएगा। सपोज ये वैल्यू 5 है और ये वैल्यू हमारी 3 है, तो कोई पॉजिटिव नंबर ही आएगा ना। और अगर मैं कहूँ ये वैल्यू मेरी कम है एंड सिस्टम में चेंज करने के बाद मेरी एंट्रोपी मान लो कम हुई हो और मैं कहूँ ये 3 है ये 5 है, तब मेरी वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। तो मतलब मेरे सिस्टम में चेंज करने के बाद एंट्रोपी वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, एंट्रोपी वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको इंक्रीज का एग्जांपल दिया कि मैंने स्टेट 1 में क्या किया, स्टेट 1 में जब मेरा सिस्टम था तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, इसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया। टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद इसके पार्टिकल्स में जो मूवमेंट थी वो इंक्रीज हो गई, पार्टिकल्स में मूवमेंट इंक्रीज हुई तो एंट्रोपी हमारी इंक्रीज हो गई, डिग्री ऑफ रैंडमनेस इंक्रीज हो गई। बट मैं इन केस इसके टेम्परेचर को कम अगर कर दूं, मैंने पहला केस तो ये माना कि भाई मैं टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ सिस्टम का स्टेट 1 से स्टेट 2 में चेंज करने पे, तब तो मेरा एंट्रोपी वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। बट सेकेंड केस अगर हम माने कि सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में जब चेंज हो रहा है तो उस टाइम पे हम इसके टेम्परेचर को कम कर दें, जितना भी टेम्परेचर स्टेट 1 में रख रहा है उसके टेम्परेचर को हम कम कर दें और स्टेट 2 में चेंज कर दें, तब जाके अगर टेम्परेचर हमने कम कर दिया है तो पार्टिकल की मूवमेंट जो है वो भी कम हो जाएगी। और पार्टिकल्स की मूवमेंट अगर कम हो जाएगी तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम हो जाएगी, और डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम होगी दैट मीन्स एंट्रोपी वैल्यू कम होगी, और एंट्रोपी वैल्यू कम होगी तो ये मेरा S2 डिक्रीज कर जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 3 वैल्यू, मान लो सपोज करो कि 3 वैल्यू है और S1 मेरा उसके कंपैरिजन में बड़ा होगा और हमने वो बड़ा नंबर अगर 5 लिया दैट मीन्स 3 - 5 कैसी वैल्यू आएगी? नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो आपकी एंट्रोपी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है चेंज इन एंट्रोपी वैल्यू, और चेंज इन एंट्रोपी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस बड़ा होगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस फाइनल स्टेट में जाने के बाद, डिग्री ऑफ रैंडमनेस बड़ा होगा अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस डेफिनेटली डिक्रीज हो गया होगा, अब उसके पार्टिकल में मूवमेंट जो है वो कम हो गई होगी। तो ये तो था उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कि हमारी अगर एंट्रोपी वैल्यू अगर आप मैथमेटिकली कहीं से कैलकुलेट कर रहे हो तो वहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अगर मेरा चेंज पॉजिटिव आया, दैट मीन्स सिस्टम में चेंज करने के बाद, स्टेट में चेंज करने के बाद उसकी एंट्रोपी वैल्यू डेफिनेटली इंक्रीज हुई होगी, हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई है। और अगर आपको मैथमेटिकली कोई नंबर मिल जाता है कि डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ रही है तो वहां से आप बता सकते हो कि पार्टिकल की मूवमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई है। सेम वे में अगर आप डेल्टा एस नेगेटिव की बात करो कि अगर मेरा डेल्टा एस इन केस नेगेटिव वैल्यू आ जाता है तो नेगेटिव वैल्यू आने के बाद इसका मतलब हमें समझ आ जाएगा कि जब सिस्टम मेरा स्टेट 1 से स्टेट 2 में जब चेंज हुआ है तो उस टाइम पे हमारी जो एंट्रोपी की वैल्यू या डिग्री ऑफ रैंडमनेस जो है वो पार्टिकल्स की कम हो गई है। और कम कितनी हुई है? वो जो भी आपकी वैल्यू आएगी, चेंज की वैल्यू जो भी आएगी, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगी, वहां से आप बता सकते हो कि आपका टोटल एंट्रोपी चेंज कितना आया है या कितनी डिग्री ऑफ रैंडमनेस जो है वो सिस्टम की कम हुई है, या सिस्टम की कितनी एंट्रोपी चेंज या डिग्री ऑफ रैंडमनेस वैल्यू बढ़ी है। तो वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। तो ये हुआ आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस। बट जनरल वे में अगर हम बात करें, वैसे तो मेनली तो हमारा यही रहेगा कि फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारा यही होगा कि एंट्रोपी काउंट करने से, मतलब एंट्रोपी कैलकुलेट करने से मैथमेटिकल वे में अगर आप एंट्रोपी कैलकुलेट कर लेते हो तो आप पार्टिकल के या सिस्टम की पार्टिकल्स की डिग्री ऑफ रैंडमनेस इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, और डिक्रीज हुई है तो कितनी हुई है या इंक्रीज हुई है तो कितनी हुई है, वो चीजें आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये हुआ। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जनरली जो है हमारा सिस्टम, जितने भी हमारे सराउंडिंग में सिस्टम है या नॉर्मली हमारी लाइफ में जितने भी हमारे थर्मोडायनेमिकली जो सिस्टम्स है हमारे पास, वो सारे स्पॉन्टेनियस होते हैं, स्पॉन्टेनियसली वर्क करते हैं। और स्पॉन्टेनियस सिस्टम जितने भी होते हैं उनमें मोस्टली ये चीज ऑब्जर्व की जाती है कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ जाता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस इंक्रीज होता है, पार्टिकल्स का डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? हमने कहा नॉर्मली हमारे जितने
स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि प्रोसेस खुद से हो रहा है, और खुद से हो रहा है दैट मीन्स वो खुद से तभी तो होगा जब वो मोशन में जाएगा। कोई भी सिस्टम है, सिस्टम को अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होना है, स्टेट 1 ये स्टेट 2 में चेंज होने जा रहा है, अगर ये स्टेट 1 से स्टेट 2 में खुद से ही चेंज हो रहा है दैट मीन्स इसके पार्टिकल ने मोशन की होगी, और मोशन करने के बाद ये हमारा दूसरी स्टेट में गया होगा। तो ये कहता है कि स्पॉन्टेनियसली अगर हम कोई सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं, और जनरली हमारे सारे सिस्टम्स स्पॉन्टेनियस ही होते हैं, तो स्पॉन्टेनियसली अगर हम सिस्टम को की बात करें, कंसीडर करें सिस्टम को, तो उनमें डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स हमेशा इंक्रीज करता है, और अगर इंक्रीज करता है दैट मीन्स एंट्रोपी इंक्रीज करती है, आपकी एंट्रोपी वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। इन जनरल बात हो रही है ये, इन जनरल कि जनरली ऐसा देखा जाता है कि सिस्टम स्पॉन्टेनियसली काम करता है, और स्पॉन्टेनियसली अगर सिस्टम काम कर रहा है तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस इंक्रीज होती है पार्टिकल की, और पार्टिकल की डिग्री ऑफ रैंडमनेस अगर इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब एंट्रोपी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, और एंट्रोपी वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो यहां से हम बता सकते हैं मैथमेटिकल वे में कैलकुलेट करके कि कितनी इंक्रीज हुई। आपको एक जनरल से एग्जांपल दे देती हूं। फर्स्ट एग्जांपल हम मान ले डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। दूसरा एग्जांपल फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये दो ही एग्जाम्पल सफिशिएंट है। एक तीसरा एग्जाम्पल आपका हो सकता है कि आपका मतलब वाटरफॉल, फॉलिंग वाटर फ्रॉम अपवर्ड। ये आपके 3 एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स में ये तो रख देखिए 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको कहा कि भाई ये हमारे स्पॉन्टेनियस के एग्जाम्पल हैं कि खुद से होने वाले प्रोसेस हैं। अब फर्स्ट में कह रही हूं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। आप किसी कंटेनर के अंदर 2 गैसेस मिक्स कर दो, किसी कंटेनर में 2 गैसेस मिक्स कर दो, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और फ्लोरीन गैस आपने मिक्स की, H2 और Cl2, 2 गैसेस आपने मिक्स की, और वहां पर वो पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स होने के लिए मोशन करेंगे और वो ऑटोमेटिकली मोशन करने लग जाएंगे, मतलब एक दूसरे में मिक्स होने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है उनको मिक्स करने के लिए। और अगर वो मिक्स होने के लिए खुद से ही मूव कर रहे हैं पार्टिकल, तो इसका मतलब वो प्रोसेस कैसा हुआ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ। हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई करना नहीं पड़ा उसके लिए, तो मेरा प्रोसेस कैसा हुआ, स्पॉन्टेनियस हुआ। और अगर वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और वो पार्टिकल खुद से मूव करके एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रहे हैं, दैट मींस वहां पर डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहा है, या डिग्री ऑफ मूवमेंट पार्टिकल्स का बढ़ रहा है, और पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ रहा है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस अगर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वहां पर एंट्रोपी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो जनरली हमारी सभी गैसेस, अगर आप किन्हीं भी 2 गैसेस को या 2 से ज्यादा गैसेस को मिक्स कर देते हो तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, वो मिक्सिंग का। और मिक्सिंग का प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है तो वहां पर डेफिनेटली डिग्री ऑफ पार्टिकल्स रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल वो वहां पर इंक्रीज कर जाएगी, और अगर इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब एंट्रोपी वैल्यू इंक्रीज होगी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में। तो उसके बाद देखिए फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। आप इसके लिए बेसिक सा एग्जांपल लो, हमेशा यही एग्जांपल काम करता है। आप एक ग्लास गर्म पानी, सपोज करो कि हमारे पास हॉट वाटर है और हमने वो अपने सराउंडिंग में रख दिया, कहीं पर जो भी हमारा रूम टेम्परेचर है वहीं पर रख दिया, क्या वो हमारा सारा टाइम तक, मतलब जो भी हमने पानी रखा है, क्या वो पानी हमेशा गर्म ही रहेगा? अगर हमने सराउंडिंग में रखा है तो आपने क्या चीज ऑब्जर्व किया, या कोई आपने चाय रख दी, पानी रख दिया गर्म करके, तो वो हमारा एक टाइम के बाद क्या होगा, ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका वो क्यों हो रहा है ठंडा, क्योंकि वो एक हायर टेम्परेचर अटेन करके रखा हुआ है उसने, मतलब जो हमने ग्लास ऑफ वाटर हमने लिया है हॉट वाटर, उसका टेम्परेचर ज्यादा है हमारी सराउंडिंग से, और सराउंडिंग क्या करेगी, सराउंडिंग में लो टेम्परेचर है तो ये अपने टेम्परेचर को सराउंडिंग में प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा, और टेम्परेचर मतलब हीट का फ्लो कहाँ हो रहा है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर
फोर्स किया है कि भाई अब तू गर्म है तो ठंडा हो जाए, या कुछ ऐसा सिस्टम कोई ऐसा प्रोसेस किया हो कि ये किसी तरह से ठंडा हो जाए, या हीट को आपने ट्रांसफर किया हो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो खुद से ही, अगर आप उसको नॉर्मल सराउंडिंग में रख देते हो तो सराउंडिंग में रखने के बाद वो खुद से ही अपना टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है सराउंडिंग के साथ, और वो मेंटेन करने वाला प्रोसेस भी उसका स्पॉन्टेनियस होता है, फोर्सफुली कोई काम नहीं कराया जाता है, खुद से हमें एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से कोई ऐसा काम नहीं कराना पड़ता। तो अगर नहीं कराना पड़ता दैट मीन्स वो प्रोसेस मेरा स्पॉन्टेनियस है, और अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो वहां पर आप देखिए पार्टिकल जो हीट का फ्लो हो रहा है, वहां पर एक्सचेंज जो है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, जो हीट का फ्लो है वो हमारा उसकी वजह से डिग्री ऑफ रैंडमनेस पार्टिकल्स की इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज होने की वजह से वहां पर आपकी एंट्रोपी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो ये हुआ आपका सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल, अगर आप किसी भी वही एक बकेट पानी ले लो, किसी छत पे खड़े होकर अगर उसको नीचे डाल रहे हो, नीचे डालते टाइम उनके लिक्विड के पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तभी तो एकदम से जैसे ही आपने डाला वो फटाक से नीचे पहुंच जाता है। तो वहां पर आपके पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो रही है, और अगर मूवमेंट इंक्रीज हो रही है तो वहां पर आपकी एंट्रोपी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ ये तो हुआ हमारा थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस कि एंट्रोपी वैल्यू हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है, वो चीजें हमें यहाँ से पता चल गई। अगर आप इसी एंट्रोपी चेंज को ही फेज ट्रांजिशन में बात करो, फेज ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, आपका कोई भी मैटर कितनी फेज में मतलब एग्जिस्ट करता है। मैटर की स्टेट की अगर आप बात करो तो कौन कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करती हैं आपकी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन स्टेट आपकी मैटर की एग्जिस्ट करती हैं। अगर ये तीन स्टेट एग्जिस्ट करती हैं तो क्या सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, सॉलिड कोई भी लिक्विड में चेंज हो सकता है। हाँ जी, आइस को हमने इतनी बार लिक्विड में कन्वर्ट होते हुए, वाटर में कन्वर्ट होते हुए देखा है, और आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, क्या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है? हाँ जी, वो आपका लिक्विड जो वाटर है वो भी आपका सॉलिडिफाई हो सकता है। तो आपका सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, या लिक्विड का गैस में चेंज होना, या गैस का लिक्विड में चेंज होना। एक वाटर का एग्जांपल मान के चलो, सभी समझ आ जाएगा। वाटर लिक्विड सॉलिड स्टेट में अगर है वो तो वो आइस है, उसके बाद अगर लिक्विड स्टेट में है तो वो हमारा वाटर ही है, और अगर वो गैसी स्टेट में चला गया है तो वो क्या है, एक वेपर है, मतलब वेपर फॉर्म है उसकी। तो सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, या लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना, या लिक्विड का गैसेस में चेंज होना, या गैसेस का लिक्विड में चेंज होना, ये होती है आपकी फेज ट्रांजिशन। एक फेज से दूसरी फेज में चेंज होना इज द फेज ट्रांजिशन। तो आपकी जो भी मैटर की स्टेट्स है, तीनों स्टेट्स, इन तीनों ही स्टेट्स का अगर एक दूसरे में, हाँ आपने एक चीज और, एक सेकेंड, सॉलिड को गैसेस में चेंज होने वाला प्रोसेस भी पढ़ा हुआ है जिसको आप सब्लिमेशन कहते हो, सब्लिमेशन। तो अब हमारे पास सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है, गैस लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो सकता है, सॉलिड गैस में चेंज हो सकता है, गैस सॉलिड में चेंज हो सकता है। तो अगर ये सारे प्रोसेस हैं और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो सकते हैं, तो एक फेज से दूसरे फेज में चेंज होना बोलते हैं इनको, और इनको एक फेज से दूसरी फेज में ट्रांजिशन करना भी बोलते हैं। तो ये हमारी फेज ट्रांजिशंस होती हैं। तो अगर हमारी ये फेज ट्रांजिशंस पॉसिबल है तो उसके लिए आपको एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है। एंट्रोपी चेंज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाली एंट्रोपी चेंज, या लिक्विड से सॉलिड में एंट्रोपी लिक्विड से सॉलिड में अगर कन्वर्ट हो रहा है मेरा सिस्टम, तो उस टाइम पे एंट्रोपी चेंज क्या होगा, क्या इन द सेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यही सिमिलर सभी के लिए आपको करना है कि सभी केसेस में फेज ट्रांजिशन के टाइम पर हमारा एंट्रोपी चेंज की वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, वो चीज आपको ऑब्जर्व करनी है। तो उसके लिए हमारे पास तीन क्या मतलब केसेस बनेंगे, तीन केसेस में ही हम सभी को स्टडी कर लेंगे, और सभी के लिए देखिए वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट आपका है, पहले ये देखिए कर क्या रहे हैं हम, एंट्रोपी चेंज
इन फेज ट्रांजिशन, इन फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन में एंट्रोपी चेंज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए फर्स्ट आपका होगा सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, चेंजेस इनटू लिक्विड और लिक्विड इनटू सॉलिड। सेकेंड केस आपका होगा लिक्विड इनटू गैसेस, लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस और गैसेस चेंजेस इनटू लिक्विड। ये सेम हमारा वाइस वर्सा लिख देती हूं, और वाइस वर्सा मतलब हम एक केस में पढ़ेंगे एंट्रोपी चेंज को, सॉलिड चेंज होगा हमारा लिक्विड में या लिक्विड चेंज होगा सॉलिड में, उसके लिए एंट्रोपी चेंज। एक केस में पढ़ेंगे लिक्विड चेंज हो रहा है गैसेस में या गैसेस चेंज हो रही है लिक्विड में। थर्ड हमारा केस होगा ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ये तीन केस आपको पढ़ने हैं। इन तीनों केसेस में आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, वहां से ही आप समझ जाओगे कि आपकी एंट्रोपी चेंज कब किस में मतलब इंक्रीज होने वाली है और किस केस में हमारी वैल्यू डिक्रीज होने वाली है। तो यहाँ तीनों से हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो देखिए वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट केस डिस्कस कर रही हूँ, सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। अगर मेरा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब मेरा सॉलिड फ्यूज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है, मतलब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो वो प्रोसेस मेरा क्या है, फ्यूजन का। सॉलिड मेरा फ्यूज हो रहा है तो प्रोसेस आपका क्या है, फ्यूजन का। और लिक्विड अगर हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो दैट मीन्स वहां पर क्या है, सॉलिडिफिकेशन। तो इसका मतलब हम फ्यूजन की बात करें या सॉलिडिफिकेशन की बात करें, उसके लिए हमें अगर एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है तो वो एंट्रोपी चेंज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो अगर आपको सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, कोई भी सॉलिड है, एग्जांपल वही मान के चलो कि आपके पास आइस है, उसको वाटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें टेम्परेचर प्रोवाइड, मतलब अगर आप हीट की बात करो, हीट की अगर आप बात करो तो हीट हमें उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी या उसमें से हीट रिलीज होगी। एक चीज अगर आप समझ गए तो तीनों कंसेप्ट आपके समझ आ जाएंगे कि आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी या हमारी हीट रिलीज होगी, मतलब आपका सिस्टम एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। तो अगर आपको आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली सभी को पता है कि हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सिस्टम मेरा हीट अब्सॉर्ब करेगा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने में, और अब्सॉर्ब अगर करेगा तो ये प्रोसेस मेरा कैसे होने वाला है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन से होते हैं, जो हीट अब्सॉर्ब करते हैं, हीट अब्सॉर्ब करेंगे। तो ये प्रोसेस मेरा कैसा होगा, एंडोथर्मिक। फ्यूजन वाला प्रोसेस मेरा कैसा होगा, एंडोथर्मिक। और इसमें मुझे हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। और अगर मैं यहाँ पर हीट सप्लाई कर रही हूँ तो जितना सिस्टम के पास पहले हीट थी, मान लो H1 हीट थी इसके पास, और यहाँ सिस्टम में चेंज होकर H2 आ गई है, तो चेंज इन H या हीट का चेंज डेल्टा H, विच इज डेल्टा H ऑफ फ्यूजन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो डेल्टा H ऑफ फ्यूजन हमारी सप्लाइड हीट है। अब आप कहोगे कि आपने लास्ट क्लास में तो Q से हीट को रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पर आप हीट बोल रहे हो, H से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये क्या है, यहाँ पर H यहाँ पर है आपका एंथैल्पी चेंज, मतलब H क्या है आपका, एंथैल्पी। एंथैल्पी इन आपका इनिशियल स्टेट, एंथैल्पी इन फाइनल स्टेट। तो एंथैल्पी का मीनिंग क्या होता है, आपकी हीट की मतलब हीट को ही ऑब्जर्व करके देती है आपकी एंथैल्पी। तो यहाँ आप जब आप ट्रांजिशन चेंज की बात करते हो ना, ट्रांजिशंस की बात, तो वहां पर आपकी हीट एंथैल्पी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ हम एंथैल्पी फॉर्म में इसको रिलेट कर रहे हैं। तो आपकी चेंज इन हीट या एंथैल्पी चेंज में को डेल्टा
क्या हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो भी हम कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर मतलब टेम्परेचर पर कर रहे होंगे, तो यहां से मेरा डेल्टा एस वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टीएफ। वो हमारा टीएफ कौन सा टेम्परेचर है, टीएफ वो टेम्परेचर है जिस पर मेरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड हमारा लिक्विड में जिस टेम्परेचर पर कन्वर्ट हो रहा है तो वो हमारा टीएफ होगा, और इसको टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन, टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन। तो हमारा डेल्टा एच एफ जो है, सॉरी डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि हीट चेंज या एंथैल्पी चेंज वैल्यू हमारे ड्यूरिंग फ्यूजन मतलब ड्यूरिंग ट्रांजिशन सॉलिड इनटू लिक्विड। जब हमारा सॉलिड लिक्विड में ट्रांजिशन कर रहा है तो उस टाइम पे एंथैल्पी चेंज की वैल्यू हमारी डेल्टा एच फ्यूजन होगी, डिवाइडेड बाय टी, हमारा टी एफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा जो कि आपका टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन होगा। तो टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन से जब हम डेल्टा एच को डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू हमारी डेल्टा एच को रिप्रेजेंट करके देगी, मतलब कैलकुलेट करके देगी। बट क्वेश्चन आता है कि डेल्टा एच वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, चेंज इन एंथैल्पी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये मतलब ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी है यहाँ से कि आपका प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है मतलब हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, हीट अब्सॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना सिस्टम की पहले हीट थी उसके कंपैरिजन में सिस्टम की हीट बाद में बढ़ गई है, फाइनल स्टेट में हीट बढ़ गई है, हीट इंक्रीज हुई है क्योंकि सिस्टम ने हीट अब्सॉर्ब की है। अगर हीट इंक्रीज हुई है तो डेफिनेटली मेरा डेल्टा एच एफ कैसा आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और अगर ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव है, डेल्टा एच एफ की वैल्यू अगर मेरी पॉजिटिव है तो डेल्टा एस भी कैसा आएगा, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो इन केस ऑफ फ्यूजन मेरा डेल्टा एच एफ कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो वहां पर एंट्रोपी चेंज आपकी इंक्रीज होगी। ये तो हुआ आपको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, बट इन जनरल अगर आप बात करो सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, सभी को पता है कि सॉलिड किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कैसे दिखते हैं, और लिक्विड किस तरह से दिखते हैं सभी को पता है। इसके पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोज पैक्ड होते हैं, और अगर क्लोज पैक्ड है तो वहां पर डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम है, पार्टिकल्स की मूवमेंट कम है। बट अगर आप उसको जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट कर दोगे तो वहां पर पार्टिकल की मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी, और अगर पार्टिकल की मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी दैट मींस वहां पर एंट्रोपी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल सी चीज थी, बट अगर आपको इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो हमारा ये मेथड रहेगा। अब बात करते हैं लिक्विड टू सॉलिड, कि लिक्विड अगर मेरा सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तब क्या प्रोसेस होगा सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे। ये प्रोसेस मेरा एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक है मतलब यहां से हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज। और यहां पर अगर आप एंट्रोपी चेंज की बात करोगे डेल्टा एस, डेल्टा एच ऑफ सॉलिडिफिकेशन डिवाइडेड बाय टी एस से रिप्रेजेंट अगर हम करें तो यहां पर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्यों वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि यहां पर हीट रिलीज हो रही है, पहले सिस्टम के पास जितनी हीट थी उसके कंपैरिजन में अब हीट कम हो गई होगी क्योंकि सिस्टम ने हीट अपनी बाहर निकाल दी। तो इसका मतलब डेल्टा एच जो आने वाला है H2 माइनस H1, सिस्टम के पास बाद में फाइनल स्टेट में हीट कम है और इनिशियल स्टेट में हीट ज्यादा थी, तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हमारा डेल्टा एस भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर एंट्रोपी चेंज जो है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब इनिशियल स्टेट में एंट्रोपी ज्यादा थी, सॉरी कम थी, ज्यादा थी। इनिशियल स्टेट में हमारी एंट्रोपी ज्यादा थी और फाइनल स्टेट में जाने के बाद एंट्रोपी कम हो गई है। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट प्रोसेस, जब सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में या लिक्विड चेंज हो रहा है आपका सॉलिड में। आपको याद रखना है ये प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब हीट अब्सॉर्ब करने के बाद हो रहा है, और ये वाला प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है, मतलब यहाँ से हीट रिलीज होगी तब मेरा प्रोसेस होगा। और हीट रिलीज होने का मतलब सिस्टम की हीट कम हो रही है, हीट वो अपने अंदर से बाहर निकाल रहा है, और बाहर निकाल रहा है दैट मींस वो वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू कम हो रही है तो वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आएगी तो वो एंट्रोपी वैल्यू को भी नेगेटिव कर देता है। तो नेगेटिव वैल्यू
हमारी एंट्रोपी की, दैट मीन्स एंट्रोपी डिक्रीज हो गई है। कब? जब लिक्विड सॉलिड में चेंज हो गया है। वही सेम चीज यहाँ पर भी कि सॉलिड हमें पता है क्लोज पैक्ड है, तो क्लोज पैक्ड है तो वहां पर डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम ही होगा। तो लिक्विड को जब आप सॉलिड में कन्वर्ट करोगे तो वहां पर डिग्री ऑफ रैंडमनेस जो है पार्टिकल्स की वो डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज होने का मतलब क्या है? एंट्रोपी डिक्रीज होना। तो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्या था आपका? लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट हुए। लिक्विड का गैसेस में कन्वर्ट होना, एक सेकेंड। लिक्विड चेंजेस इनटू, लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। बिल्कुल सेम है, अब इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लास्ट कंसेप्ट समझ आ गया है तो आगे का भी समझ आ ही जाएगा। लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस और गैसेस इनटू लिक्विड। लिक्विड मेरा गैस में चेंज हो रहा है, और अगर लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं उनकी मूवमेंट अगर गैस से कंपेयर किया जाए तो गैसेस पार्टिकल की मूवमेंट ज्यादा होती है, गैसेस में डिग्री ऑफ रैंडमनेस ज्यादा होती है। और अगर गैसेस में डिग्री ऑफ रैंडमनेस ज्यादा होगी तो इसका मतलब अगर हम ये चेंज कर रहे हैं लिक्विड टू अगर गैस में चेंज कर रही हूं तो यहाँ पर पार्टिकल की डिग्री ऑफ रैंडमनेस ज्यादा है, और यहाँ पर हमारे पार्टिकल की डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम है। और अगर कम है तो इसका मतलब यहाँ पर एंट्रोपी चेंज इंक्रीज होगी। इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं बस एक बार। मैथमेटिकली क्या होगा? लिक्विड का गैस में चेंज होना क्या होता है? प्रोसेस वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। और अगर मैं डेल्टा एस की बात करूं तो वही लिक्विड को गैसेस में चेंज होने में अगर यहाँ पर एंथैल्पी वैल्यू H1 है, और यहाँ पर अगर हमारी एंथैल्पी वैल्यू H2 है, तो लिक्विड का गैसेस में ट्रांजिशन करने के बाद चेंज इन एंथैल्पी H2 माइनस H1 जो आएगा वो डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ से आपका एंट्रोपी चेंज की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा H वेपराइजेशन बाय टीवी, और टीवी यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर ऑफ वेपराइजेशन। टेम्परेचर ऑफ वेपराइजेशन। कौन सा टेम्परेचर? जिस टेम्परेचर पर मेरा लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है वो आपका टेम्परेचर, मतलब आपका वेपरिंग के टाइम पे टेम्परेचर, वेपराइज होने के टाइम पे टेम्परेचर। तो आपका टीवी क्यों होगा? टेम्परेचर ऑफ वेपराइजेशन। और डेल्टा एच वेपराइजेशन मींस चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस स्टेट। तो ये आपका हो गया डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टीवी। अब क्वेश्चन आता है कि आपका डेल्टा एच जो है इस केस में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो आप अगर वाटर को गैस में कन्वर्ट करो, मतलब वेपराइज अगर आप करोगे तो आप कैसे करते हो? वाटर को अगर आपको वेपराइज करना है तो आप कैसे करते हो? इसको हीट प्रोवाइड करके, वाटर को हीट प्रोवाइड करेंगे तभी तो मतलब वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब डेल्टा एच कैसा है? एंडोथर्मिक चेंज, मतलब हमारा यहाँ आया होगा एंडोथर्मिक चेंज हुआ। और एंडोथर्मिक चेंज मतलब हीट अब्सॉर्ब हुई है, हीट अब्सॉर्ब हुई है। और हीट अब्सॉर्ब हुई है मतलब जब यहाँ पर जितनी हीट थी सिस्टम के पास, अब बाद में उसकी हीट इंक्रीज हो गई होगी। और अगर हीट इंक्रीज हो गई है तो डेल्टा एच कैसी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो डेल्टा एस भी हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। और ये अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हमारी एंट्रोपी वैल्यू इंक्रीज हुई होगी आफ्टर चेंजिंग लिक्विड इनटू गैसेस। तो यहाँ पर आपकी एंट्रोपी वैल्यू इंक्रीज हुई है। ऐसा ही आपने सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने के टाइम पे देखा था। अब हमें बात करनी है गैसेस को जब लिक्विड में चेंज करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे एंट्रोपी में। जब गैस को लिक्विड में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपकी गैस जो लिक्विड में कंडेंस हो रही है,
कंडेंस, तो यहाँ पर कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा और उस टाइम पे डेल्टा एस जो है वो इक्वल हो जाएगा डेल्टा एच ऑफ कंडेंसेशन। वही सेम प्रोसेस, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ये बैक प्रोसेस वाला रिपीट ही करना है। डेल्टा बाय टी सी से रिप्रेजेंट कर लो कि जब जिस टेम्परेचर पर आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है तो आपका टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेशन। और इसके बाद अगर आप बात करो डेल्टा एच कंडेंसेशन की, तो ये हमारा एंथैल्पी चेंज है। पहले जब लिक्विड गैस था और वो जब हमारा कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, अगर सपोज करो गैसेस के टाइम पे एंथैल्पी H1 थी, लिक्विड के टाइम पे H2 थी, तो डेल्टा H कंडेंसेशन क्या आएगा, H2 माइनस H1 के इक्वल होगा। तो इसके बाद क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पर फिर से वही है कि आपका एंथैल्पी चेंज जो है वो वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर आपका गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स इस टाइम पे हीट रिलीज हुई होगी, हीट रिलीज हुई होगी, क्योंकि सिस्टम जब हीट रिलीज करेगा तभी तो गैसेस के पार्टिकल क्लोज आएंगे और क्लोज आने के बाद वो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हमारे गैसेस पार्टिकल हीट रिलीज करेंगे तो पार्टिकल क्लोज आ जाएंगे, पार्टिकल क्लोज आकर किस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ अगर हीट रिलीज हो रही है तो प्रोसेस कैसा हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसका मतलब हीट रिलीज हुई है, दैट मींस पहले सिस्टम की हीट ज्यादा थी, जो H1 था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू H2 के, जो सिस्टम की बाद में एंथैल्पी है उससे हमारा H1 जो है इनिशियल स्टेट में ज्यादा था। तो अगर ये ज्यादा था तो डेल्टा H वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। और अगर डेल्टा H नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब यहाँ ये वैल्यू नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो डेल्टा S भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब हमारा एंट्रोपी चेंज, गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो डिक्रीज होता है। एंट्रोपी चेंज डिक्रीज होने का मतलब क्या है, पार्टिकल की रैंडमनेस जो है वो कम हो जाती है। तो उसके बाद थर्ड लास्ट केस आपका करते हैं डिस्कस। थर्ड केस आपका क्या था, ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जब आपका सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा होता है, ये तो हमारे फेज चेंज थे ना, अभी तक जो हमने डिस्कस किए वो हमारे फेज चेंज थे। बट यहाँ पर सिस्टम स्टेट ट्रांजिशन की बात कर रहा है कि जब ट्रांजिशन से दूसरी ट्रांजिशन स्टेट में चेंज होने का मतलब क्या है कि सिस्टम एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से, क्रिस्टलाइन फॉर्म है कोई 1 to सेकेंड में चेंज हो जाए, मतलब एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर सिस्टम चेंज हो रहा है तो वहां पर बोला जाता है कि ट्रांजिशन हो रही है एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में। जैसे आपने पढ़ा हुआ है ना, क्रिस्टलाइन फॉर्म अमरफस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो वाली ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आपकी एंट्रोपी आएगी डेल्टा एस ऑफ ट्रांजिशन, डेल्टा एस ऑफ ट्रांजिशन वो आपकी इक्वल आ जाएगी डेल्टा एच ट्रांजिशन, डेल्टा एच ट्रांजिशन बाय टी ऑफ ट्रांजिशन। तो यहाँ पर आपका डेल्टा एच ट्रांजिशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा ट्रांजिशन के टाइम पे एंथैल्पी में चेंज, किसी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में चेंज होने के टाइम पे जो हमारा एंथैल्पी चेंज आता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है डेल्टा एच ट्रांजिशन डिवाइडेड बाय टी। टी से जो हमने रिप्रेजेंट किया ये आपका कौन सा टेम्परेचर होगा, मतलब ट्रांजिशन का टेम्परेचर, कि किस टेम्परेचर पर हमारी स्टेट जो है ट्रांजिशन कर गई, मतलब एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन कर गई, वो हमारा टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, विच इज टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन। तो यहाँ पर अब बात आती है कि जैसे हमने अभी लास्ट 2 केसेस में किया कि डेल्टा एच पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर हम कोई अभी जनरल में कोई कंडीशन फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सॉलिड से लिक्विड में चेंज या लिक्विड से सॉलिड में चेंज, लिक्विड टू गैसेस चेंज या गैसेस टू लिक्विड चेंज में एक जनरल पर्सपेक्शन ही तो दिया है कि एंथैल्पी चेंज सॉलिड से लिक्विड में हमारी पॉजिटिव आ रही थी। तो सॉलिड से लिक्विड में अगर एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आ रही थी तो वहां से हमने डिफाइन कर दिया कि डेल्टा एस भी जो है वो पॉजिटिव ही आएगा।
बट यहाँ पर ट्रांजिशन चेंज में एक ट्रांजिशन से दूसरी स्टेट में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन के टाइम पर आपकी एंथैल्पी चेंज इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो वो हमारा कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि एंथैल्पी चेंज हमारा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। और जैसे ही एंथैल्पी चेंज अगर इंक्रीज हुआ तो एंट्रोपी चेंज भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आपका एंथैल्पी चेंज डिक्रीज हुआ तो आपका एंट्रोपी चेंज भी डिक्रीज हो जाएगा। तो वो हमारा पर्टिकुलर कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि डेल्टा एच अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है, डेल्टा एच इंक्रीज कर रहा है तो डेल्टा एस भी इंक्रीज कर जाएगा, और अगर डेल्टा एच डिक्रीज कर रहा है तो मेरा डेल्टा एस भी डिक्रीज कर जाता है। तो ये तो हमारा तीनों कंडीशंस के लिए ही बोल सकते हो, मतलब आपने जो भी तीनों स्टेट्स ली थी, सॉलिड लिक्विड वाली ली है या लिक्विड गैसेस वाली ली है, यहाँ पर भी कि डेल्टा एच पर पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है कि चेंज इन डेल्टा एच पर कि हमारा एंट्रोपी चेंज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ये हुआ आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस एंट्रोपी का, जिसने की डिफाइन किया एंथैल्पी चेंज इंक्रीज और ये एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, और अगर नेगेटिव वैल्यू हमारे पास आ रही है एंट्रोपी चेंज की तो उसका मीनिंग क्या है। तो आपको सभी को समझ आ गया होगा कि डेल्टा एस अगर मेरी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस हमारी फाइनल स्टेट में, डिग्री ऑफ रैंडमनेस in final state will increase, और अगर मेरी डेल्टा एस वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस इन फाइनल स्टेट का मतलब क्या होता है, जिसमें आप चेंज कर रहे हो वो आपकी फाइनल स्टेट होगी, और इनिशियल स्टेट कहाँ होगी, जहां से आप चेंज कर रहे हो। जैसे आपने सॉलिड से लिक्विड की बात की, सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज होगा तो एंट्रोपी चेंज आपने जो कैलकुलेट किया था, तो फाइनल स्टेट मेरी लिक्विड उस टाइम पे और इनिशियल स्टेट मेरी सॉलिड। तो यहाँ पर यही कहा इसने कि डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ फाइनल स्टेट विल इंक्रीज, और अगर हमारा नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब है डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ फाइनल स्टेट विल डिक्रीज, मतलब पार्टिकल्स की मूवमेंट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो डेल्टा एस डिफाइन करके देगा। तो यही था आपका आज का फिजिकल सिग्निफिकेंस का टॉपिक। तो इसके लिए यहाँ तक आप इसको पूरा टॉपिक को कवर अप करो, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए थैंक यू।